जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहु जेल अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस जे का सिलेबस। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 218 वैकेंसी यूपी पीसीएस जे में आने ही वाली हैं इस मंथ के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट या मिड में, कभी भी ये वैकेंसी आनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ने तैयारी शुरू कर भी दी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे थे काफ़ी समय से, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ अपीयर होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत काम का रहने वाला है। इससे आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि पेपर में सिलेबस कौन कौन सा रहेगा और किन किन चरणों से हमको गुजरना पड़ेगा, और कौन कौन सी चीज़ें जनरल नॉलेज में या लॉ में कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत से मैं बात करता हूँ। देयर शैल बी 3 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसा कि, और ये हर स्टेट का यही सिस्टम, इसमें कुछ अलग नहीं है। हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में जब आप जज बनना चाहते हैं, आपको जो एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, उसमें 3 प्रोसेस से आपको पास करना पड़ता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन होते हैं, एक आपको सही टिक करना रहता है। फिर आप उसके बाद आता है मेन जैसे जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आता है मेन एग्जामिनेशन। ये रिटन एग्जाम होता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको आंसर को लिखना पड़ता है। यहाँ पे टिक नहीं करना, आपको लिखना है, आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म में होता है। और तीसरा जो होता है आपका इंटरव्यू या वाइवा जिसको हम बोलते हैं, वो होता है। ये 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। अब इसमें हम देखेंगे, अब प्रीलिम्स की मैं बात करूंगा, स्टेप दर स्टेप बात करूंगा। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करूंगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जनरल नॉलेज का 150 नंबर का, दूसरा होता है आपका लॉ का 300 नंबर का। दोनों को मिलाकर आपका कट ऑफ निकलता है, दोनों को मिला के कट ऑफ बनाया जाता है। तो देख लेते हैं, पहला पेपर होता है 2 घंटे इसका टाइम रहता है, 2 आवर्स इसका टाइम रहता है। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 150 रहते हैं। दिस पेपर में इंक्लूड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक रिलेटिंग टू हिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चंस जो आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, हिस्ट्री इतिहास, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी इसमें पूछी जाती है, करेंट नेशनल इश्यूज, करंट अफेयर्स हम जिसको बोलते हैं, टॉपिक ऑफ सोशल रिलीवेंस इंक्लूडिंग सेंसिटिविटी टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब जो 2022 में ये सिलेबस चेंज किया गया, तो इसमें जो 9 एक्ट जो ऐड किए गए, ये क्या बताते हैं, ये सेंसिटिविटी बताते हैं, कुछ बेसिक जो हमारे जो एक एरिया है, किसके बारे में, देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन्स के बारे में, डिसेबल पर्सन के बारे में, और ऑफेंस ऑन वुमेन। तो ये एक्ट वुमेन और चाइल्ड। तो जो 9 एक्ट जो ऐड किए गए, सामान्यतः 4 प्रकार के व्यक्तियों को टारगेट करके या इनके हित में ध्यान रखे हुए ये एक्ट किए गए हैं। तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड पर्सन है उनके लिए, सीनियर सिटीजन, और ऐसे मामले जो ऐसे एक्ट जो कि महिला और बच्चों के अपराधों के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें शामिल होता है पहला एक्ट है, जो 9 एक्ट थे माइनर जो जीके में ऐड किए, पहला है उसमें राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये आपको ये सब्जेक्ट लॉ के हैं, लेकिन ये पूछे जाएंगे आपसे जीएस वाले पेपर में। पहला वाला जीके वाला जो पेपर होगा, उसमें ये 9 सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपको पॉलिटी, और ये सारे तो पूछे ही जाएगा, करंट अफेयर्स वो सब आएगा। साथ ही साथ इन 9 एक्ट से भी क्वेश्चंस आएंगे। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसको पॉश एक्ट के नाम से हम जानते हैं, पॉश एक्ट के नाम से वो आएगा। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन से रिलेटेड जो है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये भी आएगा। महिलाओं का शिष्ट रूपण, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एक ये पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका पॉक्सो एक्ट है, और इसके अलावा इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस,
काफ़ी वास्ट एरिया कर दिया, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे घटने वाली सारी घटनाएं जिसको करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं वो सारी इसमें पूछी जाएंगी। साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, है ना, कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की, क्या हुआ, वो सारा सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पेपर की जो होता है लॉ का। सेम डे ही हो जाता है, ठीक है, बीच में आपको 1-2 घंटे का ब्रेक रहता है, उसी दिन ये दूसरा पेपर हो जाता है। तो ये भी 2 घंटे का होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हैं आपके 300। ये लॉ वाला पेपर है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, ठीक है, जैसे हमारा आप हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यूएन, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। करेंट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आएगी नए कानूनों की। बीएस से मैंने रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से, यानी कि बीएस से पूरी संभावना है कि न्यू क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे, और संभावना ये भी है कि आपसे दोनों पूछे जाएं, क्योंकि यूपीएसजीएस का जो एग्जाम अभी होने जा रहा है हाल ही में, उसमें दोनों लॉ पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का। बस प्रीलिम्स के लिए आपको इतना पोर्शन पढ़ना है, फिर प्रीलिम्स जब क्वालिफाई आप कर जाते हैं, आप जैसे समझिए कि प्रीलिम्स जो है सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है, ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाता, ये मेरिट में नहीं होता। मेरिट जो बनाता है वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू से मिलकर बनती है। लेकिन प्रीलिम्स को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मेंस एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में सामान्यतः होता यह है, इसमें आपके होते हैं 6 पेपर होते हैं, जो कि इनके मार्क्स जो होते हैं ये 1000 होते हैं। टोटल मार्क्स जो है 6 पेपरों के 1000 रहते हैं। 6 पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मोड होती है, रिटर्न फॉर्म में होता है, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है। पेपर नंबर 1 जनरल नॉलेज, ये हो गया, ठीक है। पहला जनरल नॉलेज का है। दिस पेपर में इंक्लूड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक्स रिलेटिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी। यानी कि ये जो पहला पेपर आपका होगा जनरल नॉलेज का 200 नंबर का, इसमें सारे के सारे वही टॉपिक कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग दैट 9 माइनस सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको प्रीलिम्स में अभी सिलेबस बताया, वही इसमें आएगा। पूरा का पूरा सेम वही है, बस इसमें डिफरेंस इतना आ जाएगा, वहां पे आपको एमसीक्यूज टाइप आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको एक टिक करना रहेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, रिटर्न फॉर्म में होगा। तो ये पूरा सिलेबस वही है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। सारे के सारे 9 एक्ट वही हैं जो आप देख रहे हैं, अभी प्री में बताए वही सारे हैं। अब बात आती है दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। सेकंड एंड थर्ड पेपर जो इसका है, दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। ये लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर का मतलब ये है कि ये दोनों को इक्वली, देखिए लॉ वाले पेपर में चॉइस होती है स्टूडेंट के पास, इंग्लिश वाला हिंदी में इंग्लिश में लिख सकता है, हिंदी वाला हिंदी में लिख सकता है अपना आंसर। लेकिन इंग्लिश वाले पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों को इंग्लिश में लिखना है, और हिंदी वाले में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को हिंदी में ही लिखना है, ये समझिएगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है। इसमें एक ऐसे पूछा जाता है 50 मार्क्स का, ये इंग्लिश में ही लिखना होगा हिंदी मीडियम वालों को भी। प्रेसिस राइटिंग होती है, जिसको हम संक्षिप्तीकरण बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण समराइजेशन भी जिसको बोलते हैं, ये है। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, एक पैसेज मिलेगा आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी टू इंग्लिश, ये 20 मार्क्स का। टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। अब आगे हम देखते हैं पेपर नंबर 3 भी लैंग्वेज पेपर है, ये हिंदी का है, हमारी दूसरी लैंग्वेज हिंदी। तो दिस पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स, ये भी 100 का ही होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, सेम पैटर्न है, 50 नंबर का आपका ऐसे, 30 का प्रेसिस राइटिंग, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट 20 मार्क्स, ओवरऑल 100 मार्क्स, ठीक है। तो कितने हो गए, 200 400 नंबर हमारे हो गए अब तक। अब मैं आगे देखते हैं पेपर नंबर 4 की। अगर यहां बात करें, पेपर नंबर 4 बात करता है सब्सटेंटिव लॉ। इसमें कौन कौन से, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सारे सब्सटेंटिव लॉ हैं, मेजर वो ऐड किए गए हैं। तो द क्वेश्चन सेट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द फील्ड कवर्ड बाय द लॉ ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे क्या है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप, law concerning easement and tort, law relating to transfer of property including the principle of equity is specifically applicable thereto, the principle of equity with special reference to the law of trust and specific, simply law of specific relief की बात कर रहा है। हिंदू लॉ, मोमेडन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये सब्जेक्ट आपके चौथे पेपर में पूछे जाएंगे, जहां पे आपको इनके आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। अब बात करता है कि देयर शैल बी क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलोन। कहता है कि 200 नंबर का जो पेपर है, इसमें से 50 नंबर का के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछे जाएंगे, सिर्फ संवैधानिक विधि से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी रेस्ट 150 जो है वो बाकी के लॉ से पूछे जाएंगे। अब आता है पेपर नंबर 5, ये है प्रोसीजर एंड एविडेंस, ये प्रोसीजरल लॉ और एविडेंस लॉ की बात करता है। तो ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, द लॉ ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो बीएस से अकेला आएगा या बीएस से प्लस आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों को मिला करके भी ये पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करेगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में आएगा तब क्लियर होगा ये। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी आपका अब क्या आएगा, ये आपका इसी तरीके से या तो बीएनएसएस या सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसके बाद सीपीसी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग, इसमें प्लीडिंग के नियम आते हैं, बाध पत्र वगैरह ये आपको लिखने को आ जाता है ना, बाध पत्र, जवाब दावा, प्लीडिंग्स, ठीक है, प्लेंट, डब्ल्यूएस, ये पूछा जा सकता है। Mainly to practical matters, the question set will relate mainly to practical matters such as the framing of charges, ये पूछा जा सकता है, issues, the method of dealing with the evidence of witnesses and writing the judgment and the conduct of cases generally, but will not be restricted to them। तो इसमें आपसे प्लीडिंग, प्लेंट, डब्ल्यूएस, जजमेंट, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है इस पेपर में। तो जजमेंट राइटिंग में आपको इसके लिए पढ़ के जाना चाहिए, आपको प्लेंट बनाना, डब्ल्यूएस बनाना ये आना चाहिए, ये पूछा जाता है वहाँ पर, लिखने के लिए आता है इस पेपर पर। अब आता है पेपर नंबर 6, पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉस। नाम से ही समझ में आ गया होगा, इसमें क्या क्या शामिल होगा, इंडियन पीनल कोड, इट मीन्स बीएनएस 2023 अब आएगा इसकी जगह, या इसके साथ में आएगा, या फिर प्लस होके आएगा, ठीक है, क्योंकि एडीजे में पूछा है तो संभावना इसकी भी बनी हुई है। इसके बाद आता है आपका ये लोकल्स है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, ठीक है, ये जो आपके लोकल लॉज उनकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन 1972, द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, यूपी म्यूनिसिपलिटी एक्ट, यूपी पंचायत राज एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, टुगेदर विद रूल्स फ्रेम्ड अंडर द फोरसेड एक्ट। ये भी इसको स्टूडेंट्स कई बार नहीं ध्यान देते हैं। तो ये जो कानून हैं, इनके फर्दरेंस में, इनके अग्रसर में जो नियम बनाए गए हैं, रूल्स फ्रेम किए गए हैं, वो भी इनके साथ ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू पिनल लॉज विल बी ऑफ 50 मार्क्स, क्या कहता है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ लोकल लॉज विल बी कंपलसरी, लोकल लॉज के जो आंसर हैं वो कंपलसरी होंगे और ये आपको उनको आंसर देना ही है, इस पे आपको नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन पर्टेनिंग टू पिनल लॉज विल बी ऑफ 50 मार्क्स, हमने अभी देखा लास्ट वाले पेपर में कि वहां पर सिर्फ 50 नंबर के क्वेश्चंस जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आ रहे थे। ऐसे ही इस वाले पेपर हम बात करें तो 200 में से 50 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ आपके पिनल लॉ से, इट मींस आईपीसी से या बीएनएस से पूछे जाएंगे। रेस्ट 150 जो है बाकी के लोकल लॉ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेपर स्टूडेंट को काफी परेशान करता है, तो इसकी तैयारी आपको अभी से थोड़ा थोड़ा कर देनी चाहिए, क्योंकि जो लोकल्स हैं ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो काफी मेजर हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद में कई बार समय उतना नहीं मिल पाता, तो थोड़ा थोड़ा इसको अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट नहीं पढ़ते, क्योंकि प्री में नहीं होता है, ठीक है। तो ये टोटल 6 पेपर हैं, ठीक है, 1000 नंबर के हैं, 1000 नंबर के हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है, वर्गीकरण उसका वैसे ही होगा। मीन्स जब आप क्वालिफाई कर देते हैं तो ये है आपका अंतिम पड़ाव,
आपके जज बनने से एक कदम दूर, इसे बोलते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार। ये लास्ट है, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स आते हैं, तब आप जो है इंटरव्यू के लिए आपका कॉल होता है, फिर आपको इंटरव्यू बुलाया जाता है। इंटरव्यू होता है आपका 100 मार्क्स का। द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट in the Uttar Pradesh Judicial Service will be tested with reference to his merit, giving due regard to his ability, character, personality and physics। यही देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देखिए, लॉ की नॉलेज तो पूछी ही जाती है, ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में, लेकिन लॉ वो आपका टेस्ट कर चुके हैं बाय योर प्रीलिम्स और बाय योर मेंस एग्जाम। अब वो आपका जो चेक करना चाहते हैं वो क्या है? रिगार्ड टू हिज एबिलिटी, कैरेक्टर, चरित्र, पर्सनैलिटी कैसी है, और उसकी फिजिक मतलब बॉडी का जो एकदम पूरा एक स्ट्रक्चर कैसा, क्या सब कुछ इसमें देखा जाता है। ये सिर्फ लॉ तक ही रिलेट नहीं रहता, लॉ से कुछ आगे होता है। नाम ही है इसका साक्षात्कार। इसमें इंटरव्यूअर आपके अंदर झांकता है। क्लैरिफिकेशन, द कैंडिडेट विल हैव अ चॉइस टू आंसर जनरल नॉलेज एंड लॉ पेपर ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट डाउट रहते हैं कि सर किस, बिल्कुल हिंदी वाला, देखिए क्वेश्चन पेपर दोनों में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, आपकी चॉइस है। आप किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर ऐसा कर सकते हैं कि कुछ सवाल हम हिंदी में लिख दें, कुछ इंग्लिश में, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। कुछ सवाल का उत्तर आप हिंदी इंग्लिश में नहीं, पूरा कोई भी एक लैंग्वेज आपको पहले पिक करनी पड़ेगी, फिर उसी लैंग्वेज में सारे आंसर आपको देने पड़ेंगे। वो इंग्लिश या हिंदी कोई सी भी हो सकती है। The marks obtained in the interview will be added to the marks obtained in the written papers and the candidate will place depend on the aggregate of both। मैंने आपको बताया जितने भी मार्क्स आपके मेंस में आए हैं और जितने मार्क्स आपके इसमें से आए इंटरव्यू में, तो टोटल कितना आपका, टोटल आपका 1000 प्लस आपका ये 100, टोटल जो मेरिट आपकी बनेगी 1100 में से बनेगी। ठीक है, दोनों को मिला के बनती है। द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज टू कॉल इंटरव्यू एनी कैंडिडेट हु हैज नॉट ऑब्टेन सच मार्क्स इन द लॉ पेपर एज टू जस्टिफाई रिफ्यूजल। ठीक है, वो कहता है कि मिनिमम ने क्राइटेरिया जो नोटिफिकेशन में रहेगा उसको क्वालिफाई नहीं करता है तो रेस्ट्रिक्ट कर ही सकता है, ये तो कॉमन सी चीज है। ठीक है, चलिए, तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, मैंने कोशिश मैंने की कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आए। जो भी डाउट्स स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि सर समझ नहीं आता इसमें क्या किया जाए और सिलेबस कैसे क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी क्योंकि अब समय थोड़ा सा कम है तो आपको डिवाइडेशन करना होगा। अभी से आप जो है खासकर 3 जो नए लॉ आए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं, उसके इंडेक्स पे अभी से मेहनत करो। आप इंडेक्स अभी से पढ़ते जाओ, साथ ही साथ ये 9 मेजर जो माइनर ऐड हुए हैं उनको भी आप साथ ही साथ पढ़ते चलो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम अलाउ करता है, तो कहीं ना कहीं भले ही आप पर डे का आधा घंटा या 1 घंटा ही क्यों ना दें, जो लोकल्स हैं यूपी के उनको भी साथ ही साथ थोड़ा सा उस पर फोकस साथ ही साथ अभी से रखेंगे तो मेंस में एक साथ आपके ऊपर भार नहीं आएगा। क्योंकि जो लोकल्स हैं वो थोड़े से कुछ ऐसे हैं, कुछ उसमें लेंदी भी है, तो अभी से थोड़ा सा टाइम देते रहो। लेकिन जो ज़्यादा फोकस अभी रखना है वो है आपका प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, क्योंकि वो आपके ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वैकेंसी आई है। हाँ, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप जो है 50-50 भी वेटेज दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको वेटेज थोड़ा सा प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा देना पड़ेगा। कैसे पढ़ें सर? सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, टॉपिक्स को पढ़िए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी के MCQs साथ ही साथ सॉल्व करिए। जो सब्जेक्ट पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल आप BNS पढ़ रहे हैं तो BNS की MCQs लगाइए। कुछ स्टूडेंट गलत करते हैं, IPC पढ़ेंगे, CRPC के MCQs लगाएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो TPA के लगा रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी के MCQs सॉल्व करिए, उससे आपकी एक तो MCQs जल्दी सॉल्व होते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन आपको अभी से पढ़नी पड़ेगी। लास्ट कम से कम 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करके चलिए अभी से, और यहाँ से आगे जो आएगी वो तो आपको सारी एग्जाम तक पढ़नी है। लास्ट 6 मंथ का अभी से करंट अफेयर करके रखिए। और स्टैटिक जी के लिए भी कोई भी एक अच्छी घटना या कोई भी जो आप पसंद करते हैं लूसेंट, वो एक अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी घटनाएं, स्पेसिफिकली लीगल फील्ड में कौन सी घटनाएं, उस सब पे आपको बराबर नज़र बनाई रखनी पड़ेगी एग्जाम होने तक।
इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लीगल फील्ड से जुड़े हुए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe for more content.